कन्विंस करते थे इंडियंस को कि फ्री इंडिया जो है वो डेमोक्रेसी में आए, जिसमें एवरीवन जो है हर किसी को भी ट्रीट किया जाए इक्वली और सभी को अलाउ किया जाए कि वो पार्टिसिपेट कर सके गवर्नमेंट में। क्या ऐसा था जो डन हुआ? देन वाज टू वर्क आउट वेज इन विच द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वुड बी सेट अप इन इंडिया एंड द रूल्स दैट वुड डिटरमाइन इट्स फंक्शनिंग। किस तरह से क्या चीज करनी चाहिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में और किस तरह के रूल्स बनाने चाहिए जो इजीली फंक्शनिंग हो सके डेमोक्रेटिक हमारी गवर्नमेंट के लिए। और ये हुआ था, ये सारी चीजें एक पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं थी, बट इसके लिए ग्रुप ऑफ पीपल्स, मतलब अराउंड 300 पीपल्स जो थे, जो मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बने थे 1946 में। ये 300 पीपल्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर बने, जो पीरियडिकली मिलते थे नेक्स्ट 3 इयर्स में और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इन्होंने लिखा था। ये मेंबर्स जो थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, इनके पास ह्यूज टास्क था, उनके आगे बहुत बड़ा एक काम था, टास्क था। कंट्री जो थी वो सेवरल डिफरेंट कम्युनिटीज से बनी हुई थी, जो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते थे, डिफरेंट रिलीजन से थे, डिस्टिंक्ट कल्चर्स थे उन लोगों के। और जब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लिखा गया तो इंडिया जो थी वो कंसिडरेबल टर्मोइल से गुजर रही थी, कह सकते हैं। पार्टीशन जो था कंट्री का, इंडिया और पाकिस्तान में, वो भी एमिनेंट था और कुछ प्रिंसली स्टेट जो थे वो अनडिसाइडेड थे उनके फ्यूचर के लिए कि वो किस कह सकते हैं कि कंट्री में वो जाएंगे। इस तरह से सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन तो थी, बहुत ही वास्ट मास ऑफ पीपल उसके अंदर थे जो डिसमेल दिखते थे, अपीयर डिसमेल और डिसमाल दिखते थे। ऑल ऑफ दिस इश्यूज जो थे वो बहुत ही घूम रहे थे उन मेंबर्स के दिमाग में, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो मेंबर्स थे उनके दिमाग में, किस तरह से वो ड्राफ्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर की इन सारी कंडीशंस को देखते हुए, सारी सिचुएशंस को देखते हुए। उन्होंने रोज किया था ओकेजन को और कंट्री को एक विजनरी डॉक्यूमेंट दिया जो रिफ्लेक्ट करता था एक रिस्पेक्ट को फॉर मेंटेनिंग डाइवर्सिटी व्हाइल प्रिजर्विंग नेशनल यूनिटी। फाइनल डॉक्यूमेंट जो है वो भी रिफ्लेक्ट करता था उनके कंसर्न्स को, जो एरेडिकेट करते थे पॉवर्टी को थ्रू सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, एज वेल एज एम्फसाइज करते थे क्रूशियल रोल को पीपल के जो प्ले करते थे चूजिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव, किस तरह से उन्हें चूज करना है अपने रिप्रेजेंटेटिव को। इस तरह से डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जो थे उन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता था। डॉक्टर आम्बेडकर बिलीव करते थे कि उनका पार्टिसिपेशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में वो हेल्प करेगा ताकि वो इजीली शेड्यूल कास्ट को कुछ सेफगार्ड्स प्रोवाइड कर सकें और वो सेफगार्ड्स वो ड्राफ्ट कर सकें उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। बट उन्होंने स्टार्ट किया था कि ऑल दो लॉज जो हैं वो एग्जिस्ट होंगे, शेड्यूल कास्ट जो है उनके पास स्टिल रीजन है फियर का, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन जो था इन लॉज का वो हैंड्स ऑफ कास्ट हिंदू ऑफिसर्स के हाथ में था और देयरफॉर अर्ज जो था शेड्यूल कास्ट का टू ज्वाइन द गवर्नमेंट एज वेल एज सिविल सर्विसेज वो भी पूरा हुआ। यहाँ पर नीचे हमें दिए गए कुछ की फीचर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। वाइल हम जब रीड करेंगे इससे तो आपको एक बात याद रखनी है, अबो मेंशन कंसर्न्स जो है डाइवर्सिटी के वो आपको याद रखना है, यूनिटी, सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म और रिप्रेजेंटेशन जो था जिसमें ऑथर्स जो थे वो डॉक्यूमेंट करते थे ग्रैपलिंग को और डॉक्यूमेंट्स को जो थे वो ग्रैपलिंग करते थे साथ साथ में। ट्राई कीजिए और अंडरस्टैंड कीजिए कि किस वेज में, किस तरह से उन्होंने ट्राई किया बैलेंस करने को इन कंसर्न्स को, इन सारे कमिटमेंट्स को और ट्रांसफॉर्म किया इंडिपेंडेंट इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक सोसाइटी में। पहला है हमारा फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब है, ये रेफर करता है कि एग्जिस्टेंस यहाँ पर होता है मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट का पूरी कंट्री में। इंडिया में हमारे पास गवर्नमेंट जो होती है वो स्टेट लेवल की होती है और एक सेंटर में होती है। पंचायती राज जो है वो थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट होती है, आपने इसके बारे में क्लास 6 में पढ़ा होगा। विल लुक एट द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट जो क्लास 7th में हमने देखा था, और इस साल आप देखेंगे बहुत ज़्यादा या मोर अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट। वास्ट नंबर ऑफ कम्युनिटीज़ जो है इंडिया में वो कहती हैं कि सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को ज़रूरत है डिवाइस्ड होने की दैट डिड नॉट इन्वॉल्व ओनली पर्सन सिटिंग इन अ कैपिटल ऑफ अ सिटी। ऐसी ज़रूरत है कि जहाँ पर सिर्फ पर्सन कैपिटल सिटी पे ही जाकर ना बसा हो या वहाँ पर ना हो, कैपिटल सिटी जैसे न्यू दिल्ली में ही ना हो, एंड मेकिंग डिसीजंस फॉर एवरीवन, और वहीं से सबके डिसीजंस ले रहा हो। इसके सिवा ये इंपॉर्टेंट है कि अनदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है वो स्टेट में बहुत ज़रूरी है ताकि वो डिसीजंस ले सके पर्टिकुलर एरिया के। यहाँ पर ये बात चल रही है कि अगर एक ही गवर्नमेंट होती कंट्री में तो वो कहाँ होती, उस कंट्री के कैपिटल में। मतलब जैसे न्यू दिल्ली इंडिया की बात करते हैं तो न्यू दिल्ली में गवर्नमेंट है, तो उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि पूरे इंडिया के कोने कोने में, चप्पे चप्पे में जो प्रॉब्लम हो रही है उसका डिसीजन वो ले सके। और इसी के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि
अनदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है वो बनाना बहुत जरूरी था पर्टिकुलर एरिया के लिए। ईच स्टेट ऑफ इंडिया जो है वो एंजॉय करता है ऑटोनॉमी को, एक्सरसाइजिंग पावर ऑफ सर्टन इश्यूज। सब्जेक्ट्स जो है नेशनल कंसर्न्स के उसमें रिक्वायर होते हैं, कुछ स्टेट जो फॉलो करते हैं लॉ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट को। कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन करता है लिस्ट जिसमें डिटेल होते हैं इश्यूज के, और ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट जो है वो लॉज बनाती है इन इश्यूज के ऊपर। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई करता है कि किस टायर ऑफ गवर्नमेंट को मनी मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए उस वर्क के लिए जो वो कर रही है। फेडरलिज्म में स्टेट्स जो है वो मेयरली अगेंस्ट द फेडरल गवर्नमेंट नहीं होते, पर वो ड्रॉ करते हैं उनकी अथॉरिटी को फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल। सारे के सारे पर्सन्स इंडिया में जो है वो गवर्न होते हैं बाय लॉज और पॉलिसीज जो बनाई गई है इन लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के लिए। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट जो है, जिसके बारे में हमने अभी जस्ट पढ़ा था, रिप्रेजेंटेटिव्स जो इलेक्ट किए जाते हैं पीपल्स के थ्रू। जैसे क्लास 7th की बुक में हमने देखा था कि स्टोरी जो थी कांता की, जो स्टैंड करती है इन लाइन टू वोट ड्यूरिंग इलेक्शन। तो आप देख सकते हैं यहाँ ये सभी लोग इलेक्शंस के लिए लाइन में लगे हुए हैं। इसका हमें पिक्चर दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी करती है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज को फॉर ऑल सिटीजन। जब बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन, तो मेंबर जो थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, उन्हें ये लगता था कि फ्रीडम स्ट्रगल जो है वो प्रिपेयर किया जाना चाहिए, वो प्रिपेयर किया जाए मासेस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के लिए, और ये जो है वो हेल्प करेगा एनकरेज करने के लिए हमारे डेमोक्रेटिक माइंडसेट को, और ब्रेक कर देगा क्लचेस को जो ट्रेडिशनल कास्ट, क्लास या जेंडर हायरार्चीज के बीच में है। इसका मतलब ये है कि पीपल जो है इंडिया के, उनके पास डायरेक्ट रोल होना चाहिए इलेक्ट करने के लिए अपने रिप्रेजेंटेटिव को। आल्सो सारे सिटीजन्स जो है कंट्री के, रिस्पेक्ट ऑफ हिज और हर सोशल बैकग्राउंड, किसी का भी सोशल बैकग्राउंड हमें नहीं देखना है, वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो इलेक्शंस में आ सकते हैं, और ये रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं अकाउंटेबल होते हैं पीपल्स के लिए। आप इसके बारे में और ज़्यादा जानेंगे कि किस तरह से रिप्रेजेंटेशन जो है वो क्रूशियल रोल प्ले करता है डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग में। यूनिट 2 में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। थर्ड है हमारा सेपरेशन ऑफ पावर। नाम से हम जान सकते हैं कि पावर को किस तरह से सेपरेट की गई है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन 3 ऑर्गन्स जो होते हैं वो हैं स्टेट के, एक है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर रेफर करता है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को जिन्हें हम चुनते हैं। एग्जीक्यूटिव एक स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है इम्प्लीमेंट करने के लिए लॉज को और रन करने के लिए गवर्नमेंट को। और जुडिशरी जो है उसके बारे में हम यूनिट 3 में और भी डीप में पढ़ेंगे। रेफर करता है जुडिशरी टू द सिस्टम ऑफ कोर्ट इन द कंट्री। और इन ऑर्डर टू प्रिवेंट, मतलब हमें अगर प्रिवेंट करना है मिसयूज को पावर के किसी भी वन ब्रांच ऑफ द स्टेट में, तो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि ऐसे एक एक ऑर्गन्स को एक्सरसाइज करना चाहिए डिफरेंट पावर्स को। मतलब हमने तीनों ऑर्गन्स जो है, लेजिस्लेचर को अलग पावर होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव को अलग होना चाहिए और जुडिशरी को अलग होना चाहिए, और इसी के थ्रू ईच ऑर्गन जो है वो एक्ट करता है ऑन चेक द अदर ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट और इंश्योर करता है कि बैलेंस जो है पावर्स का वो सारे के सारे तीनों जो ऑर्गन्स हैं उनके बीच में बराबर का हो। वर्ड स्टेट जो है ऑफन यूज किया जाता है, इस चैप्टर में यूज किया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट, रादर वी यूज स्टेट और वी आर ट्राइंग टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है एडमिनिस्टरिंग करने के लिए और एनफोर्स करने के लिए लॉज को। गवर्नमेंट जो है वो चेंज होती है इलेक्शंस के साथ में। जिस समय इलेक्शंस हुआ है, जो गवर्नमेंट जीतेगी वो अपना राज चलाएगी, उस पर कह सकते हैं। अगले बार जब होगा अलग से इलेक्शंस, अगली बार फिर होंगे, तब अलग से जो गवर्नमेंट चुनी जाएगी वो गवर्नमेंट अपना राज करेगी। स्टेट जो है ऑन द अदर हैंड रेफर करता है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को जो रिप्रेजेंट करते हैं सॉवरेन पीपल्स को, जो ऑक्यूपाई करते हैं डेफिनेट टेरिटरी को। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि हम कहते हैं कि इंडियन स्टेट जो है, नेपाली स्टेट एक्सेट्रा, इस तरह के नाम हमने दे दिए हैं। इंडियन स्टेट जो है एक डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट मतलब हम कह सकते हैं एग्जीक्यूटिव एक वन ऑफ द पार्ट है हमारी स्टेट का, और स्टेट रेफर करता है मोर देन जस्ट द गवर्नमेंट, और ये यूज नहीं किया जा सकता इंटरचेंजेबली। आप इसे इसी तरह से यूज कर सकते हैं, कोई और नाम से इसे आप यूज नहीं कर सकते।
फंडामेंटल राइट हमारा 4th पॉइंट है, जिसमें सेक्शन जो है फंडामेंटल राइट का ये ऑफन रेफर किया जाता है कॉन्सेंस के थ्रू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। कॉलोनियल रूल जो है उन्होंने क्रिएट किए थे सर्टन सस्पिक्योन को स्टेट के लिए इन द माइंड्स ऑफ नेशनलिस्ट, और वो चाहते थे कि वो इंश्योर करें कि सेट ऑफ रिटर्न राइट्स जो है वो गार्ड किए जाए अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ स्टेट पावर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। फंडामेंटल राइट्स जो है इसीलिए प्रोटेक्ट किए गए, मतलब फंडामेंटल राइट जो है उन्होंने इसीलिए प्रोटेक्ट किया सिटीजन्स को अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो थे इसीलिए गारंटी किया इस कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन से ये चीज़ गारंटी हो गई कि राइट जो है इंडिविजुअल के अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज अगेंस्ट अदर इंडिविजुअल्स, राइट जो है सभी के लिए यहाँ पर इक्वल बना दिए गए थे। मोरओवर वेरियस माइनॉरिटी कम्युनिटीज जो थी उन्होंने एक्सप्रेस किया कि नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके अंदर राइट्स जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं इस ग्रुप को। कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए गारंटी किया गया राइट ऑफ माइनॉरिटीज को अगेंस्ट द मेजॉरिटी। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था इस फंडामेंटल राइट के बारे में, और उनका ऑब्जेक्ट जो था वो 2 फोल्ड ऑब्जेक्ट था। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ये था कि एवरी सिटीजन जो है उनकी एक पोजीशन होनी चाहिए कि वो क्लेम कर सके किसी भी राइट को, और सेकेंडली ये राइट जो है ये बाइंड होने चाहिए अपॉन एवरी अथॉरिटी जिसके पास पावर है लॉज बनाने की। इन एडिशन फंडामेंटल राइट जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक और सेक्शन होता है जिसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी कहते हैं, और ये सेक्शन जो है वो डिजाइन किया जाता है मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से, और वो इंश्योर करता है ग्रेटर सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म को सर्व करने के लिए एज अ गाइड टू इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट टू इंस्टीट्यूट लॉ और पॉलिसीज को जो हेल्प करता है रिड्यूस करने के लिए पॉवर्टी ऑफ मासेस को भी। एक और चीज हमें याद दी है कि फंडामेंटल राइट्स जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें राइट्स टू इक्वालिटी आता है, राइट्स टू फ्रीडम आता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें एक और चीज दी है कि फंडामेंटल राइट्स जो है फॉलोइंग सिचुएशंस वायलेट करते हैं। अगर 13 ईयर ओल्ड कोई चाइल्ड है जो वर्क कर रहा है फैक्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग कारपेट फैक्ट्री में, तो यहाँ पर फंडामेंटल राइट उसके ऊपर लग सकता है। इस तरह की कुछ कंडीशंस यहाँ पर दी गई हैं। 5th है हमारा सेक्युलरिज्म। सेक्युलर स्टेट जो है एक ऐसा स्टेट होता है जिसके अंदर ऑफिशियली जो प्रमोट नहीं करता किसी भी वन रिलीजन को एज अ स्टेट रिलीजन, है ना। हम और भी इसके बारे में पढ़ेंगे फॉलोइंग चैप्टर्स में। अब आपने अंडरस्टैंड किया होगा कि किस तरह के रास्ते हैं, क्या वेज हैं जिसमें कंट्री की हिस्ट्री जो है ऑफन डिटरमाइन की जाती है, या काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है किसी भी कंट्री का वो अडॉप्ट किस तरह से होता है खुद के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन प्ले करता है क्रूशियल रोल इन लेइंग आउट द आइडियल, जिसमें आप आइडियल्स को ले आउट कर सकते हैं जो लाइक ऑल सिटीजन ऑफ द कंट्री जो है वो अधेयर कर सकें, इंक्लूडिंग रिप्रेजेंटेटिव जिन्हें हमने इलेक्ट किया है ताकि वो रूल कर सकें। जस्ट लाइक इन द गेम ऑफ फुटबॉल, जैसे कि फुटबॉल में होता है कि चेंज जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स वो इफेक्ट करते हैं गेम को। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे भी चेंज हुआ ओवर द इयर्स टू रिफ्लेक्ट द न्यू कंसर्न ऑफ द पॉलिटी, न्यू कंसर्न को जानने के लिए हमें इसे भी चेंज करना पड़ा। ऑफन मेजर चेंज जो थे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसका मतलब चेंज हुआ फंडामेंटल नेचर में कंट्री के। हमने देखा कि केस में, नेपाल के केस में देखा कि किस तरह से उन्हें जरूरत थी अडॉप्ट करने की न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को, जैसे ही उन्हें डेमोक्रेटिक सोसाइटी मिली या जैसे ही उन्हें सक्सेस मिला अपनी कंट्री को डेमोक्रेटिक बनाने के बाद में। डिफरेंट फीचर्स जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो आउटलाइन किए गए हैं ऊपर जैसे हमने पढ़े, जिसमें इन्वॉल्व किया कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज जो ऑफन बहुत ही टिपिकल हैं ग्रास्प करने के लिए। डोंट वरी टू मच अबाउट दिस फॉर अ मोमेंट, अब हम इससे ज़्यादा यहाँ पर इसके बारे में हमें नहीं बताया गया है उन्होंने। इन द रेस्ट ऑफ द बुक, आगे की बुक में हम देखेंगे, हायर क्लासेस में आप देखेंगे, आप इसके बारे में जानेंगे कि डिफरेंट फीचर्स क्या हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, और अंडरस्टैंड करेंगे कि मोर सब्सटेंटिवली कि क्या होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और डीप में और कह सकते हैं कि अच्छे से इसका मतलब हम जानेंगे अगले चैप्टर्स में। तो फ्रेंड्स, इस तरह से इस चैप्टर को हमने यहाँ कंप्लीट किया है जिसमें हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगले चैप्टर के लिए मेरा अगला वीडियो देखना ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।